आप सभी को नमस्कार। ग्रामीण भारत संवाद में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नेपाल सिंह राणा और आज के जो हमारे मेहमान हैं वो हैं डॉक्टर मोहसिन वली जी। कुछ ही क्षणों में वो हमसे जुड़ेंगे। डॉक्टर साहब नमस्कार। नमस्कार नमस्कार जी, ग्रामीण भारत संवाद में आपका स्वागत है डॉक्टर मोहसिन वली जी। और जी ये इस लॉकडाउन के अंतर्गत एक छोटी सी मुहिम है जिसके अंतर्गत जो हमारे क्षेत्रीय प्रतिनिधि हैं वो हमारे साथ जुड़ते हैं और ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी बातें रखते हैं। तो इसी चरण में आज के जो हमारे मेहमान हैं ग्रामीण भारत संवाद के, वो है डॉक्टर मोहसिन वली जी। विश्वविख्यात और फिजिशियन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं। भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन, शंकर दयाल शर्मा जी और प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति हैं उनके फिजिशियन रह चुके हैं। पूर्व प्रधानमंत्री वीपी सिंह जी को भी आप सेवा दे चुके हैं। तो आपका पुनः स्वागत है आदरणीय डॉक्टर साहब। तो सबसे पहले मैं परिचय से स्टार्ट करता हूं। मैं हूं नेपाल सिंह राणा, गांव मनट, जनपद शामली, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूं और आप हैं डॉक्टर मोहसिन वली जी। इस समय 2007 में आपको भारत सरकार ने पद्मश्री से नवाजा था और आपका जो जन्म है वो 28 नवंबर 1953 में बिजनौर में हुआ। तो मेरा आपसे सवाल है आदरणीय वली जी कि आपका अभी तक का सफर कैसा रहा, बिजनौर से कानपुर, दिल्ली और राष्ट्रपति के डॉक्टर तक का सफर? जी बताएं। अब तो ये सफर बहुत पुराना हो गया है। धन्यवाद, आपने एक इतिहास की याद दिलाई। जी चले गए थे बस। आपने लाइफ में कभी ये नहीं देखा कल को क्या करना है, अभी जो करना है वो कर लो। तो बस काल करे सो आज कर, आज करे सो अब पढ़ ले, होगी बहुरी करेगा कब, ये दोहा याद रखा। तो चलते गए और जब इंसान चलता रहता है तो रास्ता खुद बनता रहता है। तो वहां से दिल्ली भी आ गए और होते होते कानपुर से। तो काफी कुछ सफर लंबा रहा, जो उसकी यादें बाकी हैं और बहुत ही अच्छा रहा। मैं बहुत अच्छे गुरु मिले, बहुत अच्छे मिले बचपन में भी, मेडिकल कॉलेज में भी और बाद में भी। अच्छे लोग, अच्छे साथी, तो उन्हीं से संस्कार मिलते गए तो अच्छा हो गया सब। आप जैसे लोगों का संपर्क हो गया। जी अच्छा, आपकी जो प्रारंभिक शिक्षा हुई है अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय से हुई है। आप, अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे सही कर सकते हैं। उसके बाद आप गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज से आपने एमबीबीएस की, फिर वहीं से आपने पीजी की और 1975 में आप लाला लाजपत राय हॉस्पिटल कानपुर में कार्यरत हुए थे, पहली जो आपकी पोस्टिंग थी। जी हाँ, जी हाँ। उसके बाद 1980 में आप जीबी पंत ज्वाइन कर लेते हैं और 1990 में आपको मॉस्को यूनिवर्सिटी से डॉक्टरेट की डिग्री मिली। और कहीं ना कहीं आपको जो है एक सेवा करने का मौका मिला भारत के 8वें राष्ट्रपति आर वेंकटरमन जी। और आपके नाम कई रिकॉर्ड हैं, जिसमें से एक रिकॉर्ड ये है कि आपके 33 साल की एक अल्प आयु में आपको जो पहला असाइनमेंट मिला था राष्ट्रपति जी के नाम। और दूसरा रिकॉर्ड आपका ये है कि 3 प्रेसिडेंट को आप लगातार सेवा दे चुके हैं, डॉक्टर आर वेंकटरमन जी, शंकर दयाल शर्मा जी, प्रणब मुखर्जी। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। और एक छोटे से जनपद यानी कि बिजनौर से आपने अपनी करियर की शुरुआत की। तो मेरा आपसे दूसरा सवाल है आदरणीय डॉक्टर साहब, कोविड-19 वैश्विक महामारी पर देश में सरकार द्वारा स्वास्थ्य सेवा पर की गई तैयारी को आप किस प्रकार से लेते हैं? जी हाँ, देखिए तैयारी तो अभी भी चलती रहेगी। ये कोविड का जो मामला है ये समझ में विश्व के आ नहीं रहा है। जी अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन का, अभी जब मैं आपसे वार्तालाप करने आ रहा था तो अभी जो आखिरी स्टेटमेंट आया है वो भी यही आया है विश्व स्वास्थ्य संगठन से कि खत्म नहीं होगी महामारी। तो जब हम कोई ऐसी चीज से जूझते हैं जो खत्म नहीं होगी जी तो उसके लिए प्रयास भी अथक करने पड़ते हैं। जी तो शुरू से जब देखा जाए कि शुरू में हमने जैसे डील किया है और धीरे धीरे हम यहाँ तक लॉकडाउन 4 तक पहुंचे हैं। लॉकडाउन 3 चल रहा है। जी तो ये सब जो है, कोविड अस्पताल बन गए, कोविड आईसीयू बन गई, कोविड बेड बन गए, कोविड सेंटर्स बन गए, रोज स्वास्थ्य मंत्रालय को ब्रीफिंग करनी पड़ी। तो जो तैयारियां हैं हमारे भारत की, वो हमको तो लगता है विश्व में सबसे अच्छी है, क्योंकि हमें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। और हमारी जनता ने लॉकडाउन में रह के बहुत अच्छा
इसका पालन किया। लेकिन बस वही दुख है मुझे, जो हमारे मजदूरों की जो तस्वीरें दिखाई दे रही हैं, हमारे किसान भाइयों की भी शुरू में दिखाई दी, पीड़ा हुई थी उससे मुझे। लेकिन फिर मुझे बहुत अच्छा लगा जब कॉलेज के बच्चे के खेती काट रहे हैं पहन के, और मैंने बोला भी टीवी पे कि देखिए आज जींस पहन के बच्चे खेती काट रहे हैं। तो ये जो सब चेंजेस इंडिया में ही आ सकते हैं इतनी जल्दी, और किसी देश में ये आ ही नहीं सकते। हमारे बच्चे जरूरत पड़ने पर माँ बाप की खेत की मदद कर सकते हैं, और इसी तरह से हम भी अनुकूलित हो जाते हैं। अनुकूल, अब देखिए घर में बैठे हम लोग, किसी को कोई कष्ट नहीं हो रहा। और अगर आप वैसे किसी को ये 20,000 रुपया रोज ले लो, घर में बैठ जाओ एक दिन, तो कोई नहीं बैठेगा। तो बहुत दिन से बैठे हैं। तो अनुकूलता जो है हमारे देश में जो नागरिकों में है, वो अनुकूल होना वातावरण के, ये बहुत बड़ी विजय का कारण बन सकता है इसमें, कोविड की लड़ाई में। और दूसरा इसमें जो अच्छी खबर मुझे मिल रही थी पिछले दिनों, वो यही थी कि कृषि में हमारा खरीफ की फसल के लिए अच्छी बुआई का इरादा है, और रबी की फसल में अच्छी उपजाऊ फसल हुई है, अच्छी पैदावार हुई है, और हमारे अच्छी पैदावार हुई है। लेकिन बीच में प्राकृतिक, मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात बता देता हूं आपको आदरणीय डॉक्टर साहब, बीच में प्राकृतिक आपदाओं की वजह से, जैसे कि बारिश, जी पता नहीं ये आवाज में जो कमी आ रही है, ये इंटरनेट की वजह से है। जी जी, आप सुन पा रहे हैं डॉक्टर साहब? प्रॉब्लम हुआ है जी, आप बढ़िया। जी डॉक्टर साहब, मैं आपको बता दूं पश्चिमी उत्तर प्रदेश की कहानी कि फसल बम्पर हुई है इस बार, लेकिन बीच में कुछ प्राकृतिक आपदाएं, जैसे कि बारिश, असमय बारिश उसकी वजह से, जी उसकी वजह से बारिश हो गई, ओलावृष्टि हो गई, उसकी वजह से थोड़ा फसल में थोड़ी दिक्कत आई है। जी डॉक्टर साहब, आपको पुनः स्वागत है। नमस्ते जी। जी शायद ग्रामीण क्षेत्रों में थोड़ा नेटवर्क का इशू रहता है डॉक्टर वली, इस वजह से शायद। नहीं, नेटवर्क का इशू नहीं है, ये जो है नेटवर्क भी थोड़ा वो है, लॉकडाउन मोड में है। जी ये आपको मैं बताऊं, लॉकडाउन मोड से क्या हुआ है, नेटवर्क की स्पीड स्लो हो गई है। हम सब लोग जो कल तक नेट पे नहीं काम कर रहे थे, आज नेट पे काम कर रहे हैं। तो अब ये नई शैली जो है, इसको भी अडेप्ट करना पड़ेगा। ये आपका और मेरा कसूर नहीं है, ये लॉकडाउन में इंटरनेट स्लो हो गया। जी डॉक्टर साहब। अच्छा डॉक्टर साहब, हम चर्चा की शुरुआत करते हैं पुनः। अच्छा, मेरा सवाल था आपसे, हाल ही में देश में प्लाज्मा थेरेपी के थ्रू कोविड-19 को ठीक करने का प्रयास कर रही है सरकार, तो आपका इस पर क्या कहना है और ये कितना कारगर साबित है? जी बताएं। नहीं, प्लाज्मा थेरेपी तो बहुत अच्छी है, ये तो मतलब रेडीमेड वैक्सीन है, और ये सबसे अच्छा वैक्सीन है। इसके अलावा अभी हमने ये जो निकाला है कि एंटीबॉडी, जिसको ये हो चुका, उसके शरीर में एंटीबॉडी बन जाती है। तो प्लाज्मा सेल में भी हम एंटीबॉडी देते हैं, लेकिन ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडी जो इजराइल ने आइसोलेट की थी, जो 6 दिन पहले बहुत अच्छा शोर मच गया था कि हमने इसके लिए काम किया है वो, और अभी एक बहुत ही इसका विकसित फॉर्म जो है, वो नेबुलाइजर की तरह एरोसोल फॉर्म में यही एंटीबॉडी यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने तैयार कराई अपनी लैब में। तो ये तीनों चीजें बहुत अच्छी हैं, और अभी आज की खबर ये है कि हम लोगों ने वैक्सीन की दूसरी जो चरण है उसमें प्रवेश कर लिया है, तो ये भी एंटीबॉडी है। तो सभी एंटीबॉडी पे हमारा काम हो रहा है। इस समय करीब 68 या 70 सेंटर्स पे वैक्सीन पे काम हो रहा है, जिसमें से इंडिया भी एक है और एक्टिव काम में। इसके अलावा प्लाज्मा थेरेपी जो है वो, उसमें कोई नुकसान नहीं है, और बिल्कुल ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन की तरह है, और उन लोगों में ही दी जाएगी ये जो लोग बहुत ही ज्यादा सीरियस जी दिल्ली सरकार ने अभी, जी डॉक्टर वली, दिल्ली सरकार ने इसकी ओर अभी प्लाज्मा थेरेपी को लागू करने के लिए आदेश किया था कि प्लाज्मा थेरेपी कहीं ना कहीं यूज की जाए पेशेंट में। देखिए उन पेशेंट्स में जो आईसीयू में है, जी जो आईसीयू में ही यूज की जाएगी। ये चलते फिरते मरीज में नहीं देने की जरूरत है।
और नहीं ये इसका इलाज है, तो ये तो 50% पेशेंट बच जाते हैं इससे। जी जी। तो बहुत अच्छी ये थेरेपी है। जी जी। सेफ भी। अच्छा जी, मेरा अगला सवाल है डॉक्टर वली आपसे कि देश और प्रदेश स्तर पर मुख्यतः ग्रामीण क्षेत्रों में संक्रमण को रोकने को लेकर के आपको प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार को आपके क्या सुझाव हैं? जी हाँ देखिए, जो बड़ा ये वो जो माइग्रेशन लेबर का हुआ है जी, ये जो लेबर का माइग्रेशन हुआ है इससे बहुत गड़बड़ होगा, अभी हमको देखना पड़ेगा। जी और मैं बहुत शुरू से कह रहा था जी, मैं आपको तमाम जो न्यूज चैनल है उस पे भी देख रहा था, आप डिबेट जी, मैं ये कह रहा था कि ये जो लेबर का माइग्रेशन है तो ये बहुत अच्छी बात नहीं है, हमको बहुत पहले से इसको सॉल्व कर देना चाहिए था, लेकिन अब चूंकि हो गया है, एक चीज हो गई है, तो अब जो ये जो जा रहे हैं लोग, इनका जाके इनको एक ही तरीका है जी, 12 या 14 दिन क्वारंटीन किया जाए। जी एक अब इनको सुझाव यही है समझाना पड़ेगा कि जी जी, एक सुझाव है डॉक्टर वली की जिस तरीके से जो लेबर के जो लोग हैं जो अपने ग्रामीण क्षेत्रों की ओर जा रहे हैं, तो जो गांव की जो पाठशालाएं हैं उनमें उनको क्वारंटाइन सेंटर बना सकती है सरकार। जी, पाठशाला में बनाए, अपने घर में ही कर लें, अगर आपको घर में ही रह के करना है तो घर में भी कर सकते हैं, उसमें जो नॉर्म्स है उसको फॉलो करना पड़ेगा। जी अच्छा, मेरे किसी पास को घर से दूर नहीं करना। जी डॉक्टर साहब, किसी को घर से दूर नहीं करना। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मेरे पास एक डाटा है जून 2019 का हेल्थ मिनिस्ट्री का, कि अभी जो है एक गवर्नमेंट डॉक्टर पे जो अनुपात देखा गया है पेशेंट का या पीपल का 11,082 पीपल्स है एक डॉक्टर पे, गवर्नमेंट डॉक्टर, एक गवर्नमेंट डॉक्टर। और 2017 में एक सर्वे आया था, उसके अनुसार 1,000 इंडियन सिटीजन पे 1.34 डॉक्टर है। तो स्वास्थ्य सेवा कहीं ना कहीं डॉक्टरों की जो कमी है वो 10 टाइम्स लोअर है जो WHO के जो प्रिस्क्राइब नॉर्म्स है। खैर आप ज्यादा बेहतर बता सकते हैं उसको लेकर के। जी जी बिल्कुल है, इसमें तो हमको वो डॉक्टर चाहिए जो कोविड में काम कर रहे हैं, तो जनरल डॉक्टर तो वैसे ही 9 गुना उसमें से रूल आउट हो गए जी, तो इसीलिए और कम लग रही है आपको ये इसकी जो संख्या है। और दूसरा ये है कि जो डॉक्टर शहरों में प्रैक्टिस कर रहे हैं वो किसी तरह से उन्होंने अपने को खुद लॉकडाउन में डाल रखा है जी, और वो काम नहीं कर रहे हैं। तो ऐसे देश की इमरजेंसी में जिसमें हमको इतनी ज्यादा जरूरत हो मेडिकल प्रोफेशन की, तो उसमें अपने को हमको अलग नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो भाई बंधु सरकारी क्षेत्र में है उनके ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ गया है। जी तो आप बिल्कुल ठीक कह रहे हो, ये अवेलेबिलिटी बहुत कम है। जी हमने शुरू में जब ये शुरू हुआ था कोविड केयर, तो उस समय हमने कोशिश ये की थी कि हमारे सारे मेडिकल स्टूडेंट्स इसमें भागीदार बने। अभी भी महाराष्ट्र में सब पैरामेडिकल स्टाफ वगैरह को इसके लिए प्रेरित किया गया है। ऐसी जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसका तो ट्रीटमेंट में सिर्फ ऑब्जर्वेशन करना होता है। जी 2% 3% पेशेंट वेंटिलेटर पे हैं, जिसमें से उसके भी आधे 1% जो है जो उनको जो सिक पेशेंट्स हैं। तो ज्यादातर जो पेशेंट हैं वो उस टाइप के हैं जिनको ये तो क्वारंटीन में रखा गया है, जो टेस्ट की रिपोर्ट का वेट कर रहे हैं, या जो लोग हॉस्पिटल में हैं ऑक्सीजन पे, ज्यादा बहुत कम ऐसे पेशेंट नहीं ऑक्सीजन पे, तो वो रूम में ही ऑक्सीजन पे होते हैं और ऐसी कोई घबराने की बात नहीं। इसी डाटा के अनुसार 82% जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर है उनकी कमी है अस्पतालों में। और नीति आयोग की एक रिपोर्ट आई थी, मैं आपको बता दूं, बिहार में 59% पद खाली हैं और दिल्ली में 46% विशेषज्ञ पद खाली हैं, और 6 राज्यों में, देश के 6 राज्यों में 40% पद जो हैं वो खाली हैं। तो आप केंद्र सरकार को क्या सुझाव देना चाहेंगे कि जो अभी जो डॉक्टर नहीं, केंद्र सरकार को पता है ये बात, और केंद्र सरकार जो है यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन को लिखती है, संघ लोक सेवा आयोग को लिखती है, प्रदेश सरकारों में भी होता है ये, संघ लोक सेवा आयोग के ही थ्रू भर्ती होती है डॉक्टरों की। जी। तो वो जब तक वो डॉक्टर भर्ती कराने जाते हैं, हम भी उसमें हर साल करीब जाते हैं इंटरव्यूज में, तो वो तय नहीं कर पाते हमारे यंग डॉक्टर्स के हमको नौकरी पे जाना है देश की सेवा में,
या हमको आगे पीजी करना है, बहुत बड़ा एक सवाल उनके मन में रहता है, शंका रहती है। हम भी बैठ के उनको समझाते हैं कि देखो इस समय आप सर्विस में जाओ और पीजी करने के बाद भी भविष्य उतना ही अंधकार में रहेगा, और आप सर्विस में जाओगे आपको सरकारी सुविधाएं सब मिलेगी, बट वो किसी तरह जाना ही नहीं चाहते। तो ये जो एक विरोधाभास पैदा हो गया, इसलिए ये सब पोस्टें खाली हैं आपको जो दिख रही हैं। जी जी जी। अच्छा, एक मुद्दा डॉक्टर साहब, एक मुद्दा बहुत गरमाया हुआ है इस समय देश में और प्रदेश में, तबलीगी जमात को लेकर के। तो इस पर मैं आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहता हूं कि आपका इस पर क्या कहना है, जो तबलीगी जमात नहीं, मेरी इसमें प्रतिक्रिया बहुत अच्छी रही है शुरू से। सबसे पहले तो मैंने तबलीगी जमात की ओर से, मौलाना साद साहब की ओर से माफी मांगी है देश से। कनेक्शन तो फैला है, लेकिन उससे पहले भी कोरोना फैला है, जो जमात के लोग हैं उनको भी कोरोना लगा ही तो है कहीं ना कहीं से, तो उनको बिठा लो, तो उनको जो है उनको भी तो कहीं से कोरोना लगा है। तो अब उनको कोरोना जहां से लगा है उसको कहां से लगा है, तो सब तो चाइना से लगा है। चाइना से लग गया तो ये इंडिया में भी आ गया, तो अब हमको क्या करना है, इसको कोरोना को दूर करना है। तो उनके ऊपर तो कानूनी कार्रवाई हो रही है। कल भी 700 लोगों को जो है धरपकड़ हुई है, उनके पासपोर्ट जब्त किए, तो हो गया वो। तो अब दूसरा ये है कि हमको और भी चीजें देखनी है कि हमारे जो और भाई बंधु हैं, जैसे हमारा वो है बॉम्बे में स्लम है धारावी, वहां पे कुछ ना हो ज्यादा, धारावी में है, और अभी आगरा में हम सुन रहे हैं बहुत ज्यादा फैल रहा है, तो अहमदाबाद में, गुजरात में, तो ये जो जगह है इन सब पे जो फैला हुआ है उस पे ध्यान देना है। तबलीगी जमात का तो देखिए हमने माफी बहुत मांगी है, और जो उनके वो है अमीर साहब जो हैं वो भी बाहर आके माफी मांगेंगे कभी न कभी, तो उनको भगवान सद्बुद्धि देगा। लेकिन इसमें हमको एक ही सोच के पीछे नहीं पड़ना चाहिए। दूसरे ये भी है कि उनको भी कहीं ना कहीं से इन्फेक्शन लगा है। उससे पहले जो इटली की टोली आई थी, वो जो गई थी नोएडा, वहां पे शुरू हो गया था, और इससे पहले भी फरवरी मार्च में ही केसेस आ गए हैं सब जगह। तो ये कहीं ना कहीं तो गड़बड़ तो हुई है। बाकी इसके लिए जो है संक्रमण जो है वो उनको बिल्कुल निकालना चाहिए था उन लोगों को वहां से, और उन लोगों को भी निकलना चाहिए था। और इसमें एडमिनिस्ट्रेशन भी उतना ही बड़ा जिम्मेदार है जितने बड़े जमात के लोग हैं। तो इसमें तो ये चलेगा केस, लीगल केस है इसमें, मैं और आप क्या कर सकते हैं। हमको तो इस पे उतना ही दुख मनाना चाहिए कि ये दुखद घटना है, और बहुत ही दुखद घटना है। जैसे मजदूर बेचारे सड़क पे जो है डिलीवरी कर रहे हैं, उनकी औरतें जो है सड़क पे डिलीवरी कर रही हैं, वो भी एक्सपेक्टेड नहीं था। तो इससे कोरोना में बहुत सी चीजें ऐसी अनहोनी हुई हैं जो बहुत ही तकलीफ दे हैं, और जमात का एपिसोड भी उतने ही तकलीफ दे है, इसमें मैं आपसे बिल्कुल एग्री करूंगा। और दूसरा जो अब हमारे मजदूर भाइयों के साथ हो रहा है, उसके लिए भी हमें उतनी चिंता करनी है। अब प्रधानमंत्री जी ने तो पैकेज दिया, बहुत अच्छा किया, और उस पर डिस्कशन भी कल हुआ, आज भी हुआ। अमित शाह जी हमारे 23 घंटे बैठ के दफ्तर में काम कर रहे हैं। इन लोगों के लिए प्लान तो बना रहे हैं, लेकिन वो प्लान इम्प्लीमेंट हो ग्राउंड लेवल पे, वो बहुत जरूरी है कि हमारे मजदूर को ट्रेन मिले, पैदल ना चले, हमारे मजदूर को खाना मिले। तो ये हमारा मजदूर जो है कल का भारत है, उसका हमें बहुत ख्याल करना है। कल का हमारा किसान जो है, उसके बच्चे जो है अगर इस तरह से देखेंगे कि हमारे किसान माँ बाप को तकलीफ हो रही है, और तो वो फिर अगले उसमें अपने खेती के लिए नहीं तय करेंगे अपनी जीवनचर्या का माध्यम। तो ये बहुत बड़ा एक रोल डाउन हो रहा है। कल हमने वो एक चैनल पे देखा कि एक तरफ बैल लगा है और दूसरी तरफ बेटा जो है वो घसीट रहा है। तो ये तो बहुत ही दुखद था। तो इस तरह से जो हमारे देश में हो रहा है उस पे हमको ध्यान देना पड़ेगा, और हम बहुत जल्दी ही इसमें स्वावलंबी होने की तरफ बढ़ेंगे। तो वो बहुत जरूरी होगा इस पे काम करना। अब जैसे लोग, यंग लोग आगे आएंगे, वो लोगों को इसमें अवगत कराएंगे, और लोग फिर अवगत होके सही रास्ते पे चलेंगे, तो बहुत आगे भविष्य उज्जवल होगा। अच्छा, मेरा अगला सवाल है आदरणीय डॉक्टर वली आपसे कि हाल ही में मोदी सरकार ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की, जिसके बारे में आप अभी बता रहे थे।
तो भारत की जो स्वास्थ्य सेवा है जी, तो जो भारत की स्वास्थ्य सेवा है उसमें सरकार द्वारा क्या किया जाना चाहिए, आपके क्या सुझाव हैं केंद्र सरकार को? नहीं, स्वास्थ्य सेवाओं के लिए तो हमने काफी कुछ कर लिया है, कोविड का जहाँ तक सवाल है, लेकिन इसके बाद जो है आगे जो हमारे गाँव में जो अच्छी सेवाएं हैं, अच्छे हमारे यंत्र आए हैं, अच्छी मशीनें आई हैं, अच्छे हमारे लिए अस्पताल बन गए हैं टेम्परेरी या परमानेंट, उनको और हमें सुदृढ़ और मजबूत करना चाहिए। तो मुद्दा तो वही है जो आप अभी उठा रहे थे, डॉक्टर गाँव में जाए, किसान भाइयों की सेवा करें, तो उनके बच्चे डॉक्टर बने। मैं तो ये कहता हूँ उन्हीं में से डॉक्टर क्यों नहीं बनते। हम क्यों डिपेंड करते हैं शहरी लोगों के बच्चों पे कि वो जाके गाँव में सेवा करें। उन्होंने तो कभी गाँव देखा ही नहीं है। हमारे जो गाँव के बच्चे हैं वो भी शहर में आके जब डॉक्टरी पढ़ लेते हैं तो वो भी शहर में ही रहना चाहते हैं, तो फिर गाँव में कौन जाएगा, ये बड़ा सवाल है। तो गाँव में या तो सब सरकार वो सब सुविधाएं दें जो शहर में होती है, तो फिर जब वो सुविधाएं गाँव में आएंगी तो गाँव शहर हो जाएगा, जिसको अर्बनाइज विलेज कहते हैं जी। कहीं ना कहीं 65% तो तो बड़ा जी डॉक्टर साहब 65% जो जनसंख्या है वो आज भी गाँव में बसती है। तो कहीं ना कहीं सरकार को जो है गाँव की ओर ध्यान देने की बहुत बेहद जरूरत है। जैसा नहीं, मेरा तो ये मानना है, मेरा भारत ही गाँव में बसता है जी। मेरा तो ये कहना है, मैं तो 65 नहीं और ज्यादा करूंगा, 75 करूंगा इसको। तो भारत ही असली भारत जो है वो गांव में ही रहता है। तो शहर में तो बहुत कम लोग रहते हैं, उन्हें तो प्रॉब्लम पता भी नहीं है कि कैसे गेहूं की जुताई होती है, बुआई होती है, फिर उसको पैक करके बोरों में शहर तक लाया जाता है और हम चक्की से पिसा हुआ आटा उठा के और खा जाते हैं जी। तो किसान इसमें क्या सब खून बहाता है, पसीना बहाता है, उसकी तो मतलब गरीब के पसीने की खुशबू उसमें गेहूं में होती है, जिसको हम खा लेते हैं और सो जाते हैं। तो हमको तो पता भी नहीं है किसान कितनी मेहनत कर रहे हैं, और उनको तो उनकी मेहनत का उसका वो भी नहीं मिलता, कॉम्पेंसेशन भी नहीं मिलता, वो तो घाटे में ही रहते हैं जी। कहीं ना कहीं तो आत्महत्या किसानों के लिए तो बहुत कुछ करना बनता है जी। नहीं, किसानों के लिए तो बहुत कुछ करना है देश को, और बहुत ज्यादा करना है। और किसान तो खैर आत्महत्या तो लोन के चक्कर में होती है या फसल बर्बाद हो गई। अभी हमने देखा परसों के शिमला मिर्च की फसल को सड़कों पे डाला जा रहा था, गोभी की फसल पे ट्रैक्टर चलाया जा रहा था। तो ये कहीं ना कहीं विरोधाभास है, किसी को खाने को गोभी नहीं है, कहीं ट्रैक्टर चलाया जा रहा है। तो ये तो चीजें जो है इसको बैलेंस लाना पड़ेगा इसमें जी। अच्छा, चलते चलते डॉक्टर साहब, आप जो हमारी सम्मानित देश और प्रदेश की जो जनता है उसको आप अपनी ओर से ग्रामीण भारत संवाद के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे जी? देखिए, ग्रामीण भारत मेरा भारत है। ग्रामीण भारत संवाद में जो है आप बहुत मेहनत कर रहे हैं नेपाल जी, और आपको मैं बधाई देता हूँ कि आप उस लोगों तक उन लोगों तक पहुंच रहे हैं जिन तक बहुत कम लोग पहुंच पा रहे हैं। तीसरा, हमारी सरकार जो है वो उस तक किसानों की जो समस्याएं हैं वो पहुंचनी चाहिए, बिल्कुल हर माध्यम से पहुंचनी चाहिए जी। अपने जो भी ब्लॉक लेवल है, जिला लेवल है, उससे पहुंचनी चाहिए, और इंटरनेट के माध्यम से भी पहुंचनी चाहिए जी। तो ये आपको जो है मैं बधाई देता हूँ, और ये कहता हूँ कि जब तक हम अपनी समस्याएं जो है देश के जो हमारे नेता हैं, हमारी पंचायत है, हमारा जो जिला अधिकारी है उस तक नहीं पहुंचाएंगे, तब तक इसका समाधान कैसे होगा। हम कहते हैं समाधान नहीं हो रहा है, तो उसके लिए कहीं ना कहीं कम्युनिकेशन में कमी है। तो इसलिए मैं सब भाइयों से ये कहूंगा कि आज हमारे पास इंटरनेट का माध्यम है, टेलीफोन का माध्यम है, मैसेजिंग का माध्यम है, और आप जैसे लोग हैं तो उनके थ्रू अपनी बात को आगे सरकार तक पहुंचाएं, ताकि सरकार को पता रहे ना कि असली जो रणभूमि है वहाँ क्या हो रहा है, ग्राउंड जीरो पे क्या हो रहा है जी। तब हमारे लिए और अच्छी पॉलिसीज बनेगी। मुझे आज भी याद है डॉक्टर वली, 2014 में आप कानपुर विश्वविद्यालय की कॉन्फ्रेंस होती है जिसको डॉक्टर परवीन कटियार सर और डॉक्टर अजय गुप्ता हैं, मेरे ही फार्मेसी डिपार्टमेंट के एचओडी हैं, वो ऑर्गेनाइज कराते हैं वेलनेस कॉन्फ्रेंस। उसमें आप बतौर मुख्य अतिथि आए, तब मुझे आपको सुनने का मौका मिला था। तो आपने बहुत बेबाकी से मेरे सवालों के जवाब दिए, आदरणीय डॉक्टर मोहसिन वली जी, और आपने अपना मूल्यवान समय हमें दिया, ग्रामीण भारत संवाद को अपना मूल्यवान समय दिया। आप यूं ही देश प्रदेश की सेवा करते रहें, और आप हैं तो हम हैं।
तो इन्हीं सब शुभकामनाओं के साथ मैं अब आपसे विदा लेता हूँ। डॉक्टर वली, नमस्कार।